एक गुजराती लड़के की कहानी जो आज दुनिया के टॉप 20 रिचेस्ट लोगों में से एक है। गौतम अडानी का सफर किसी मॉडर्न डे लेजेंड से कम नहीं। कॉलेज ड्रॉप आउट से लेकर इंडिया के रिचेस्ट मैन बनने तक का ये रास्ता आसान नहीं था। कैसे उन्होंने अपने डेडिकेशन और दिमाग से हर मुश्किल का सामना किया, चाहे वो बिजनेस के चैलेंजेस हो या फिर इनफेमस हिंडनबर्ग रिपोर्ट का बड़ा झटका। आज वो बिलियनर्स की दुनिया में किस मुकाम पर खड़े हैं, तैयार रहो क्योंकि ये है गौतम अडानी की कहानी, जो बिजनेस की दुनिया को नए अंदाज में डिफाइन करने वाली एक इंस्पिरेशन है। ये कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि विजन, करेज और रेजिलियंस की भी है। गौतम अडानी का सफ़र एक ऐसे इंसान की कहानी है जिन्होंने हर चैलेंज को अपने ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी बनाई। अडानी ग्रुप की शुरुआत एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म से हुई थी, लेकिन आज ये ग्रुप पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और माइनिंग जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में अपना दबदबा बना चुका है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, उसने अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के जरिए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये वो सवाल है जो हर यंग एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ज़रूर आता होगा। अडानी का बिजनेस मॉडल उनके कॉम्पिटिटर्स से कुछ अलग था। उन्होंने हमेशा फ्यूचर की तरफ देखा और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए, चाहे वो मुंद्रा पोर्ट हो जो आज इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में उनका एग्रेसिव पुश। अडानी हमेशा एक स्टेप आगे रहे। उनका विजन इंडिया को एक इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट बनाने का था और उसके लिए वो कभी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे। आज गौतम अडानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। उन्होंने जो एम्पायर खड़ा किया है उसकी रूट्स इतनी मजबूत हैं कि उन्हें गिराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अडानी ग्रुप आज भी एक्सपेंड हो रहा है, नए सेक्टर्स में एंटर कर रहा है और ग्लोबल मार्केट्स में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और अब ये सफ़र कहाँ जा रहा है? आज के टाइम में जब दुनिया में इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज़ हैं, अडानी ग्रुप का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? क्या वो अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे या फिर नए चैलेंजेस के लिए तैयारी करेंगे? ये सब क्वेश्चंस आज हर किसी के दिमाग में हैं। तो चलिए देखते हैं गौतम अडानी का पूरा सफ़र और जानते हैं कैसे एक आम गुजराती लड़का, जैसे हम सब गौतम अडानी के नाम से जानते हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में अपनी जगह बना गया। सबसे पहले शुरू करते हैं उनके बचपन से। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में एक मारवाड़ी जैन परिवार में हुआ था। अडानी परिवार का अपना कपड़ों का छोटा सा बिजनेस था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। गौतम अडानी को बचपन से ही कुछ अलग करने का जुनून था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेठ सीएन स्कूल से की, लेकिन पढ़ाई में उनका मन ज़्यादा नहीं लगता था। अडानी को हमेशा बिजनेस में इंटरेस्ट था और वो पढ़ाई के बजाय अपने सपनों के पीछे भागना चाहते थे। 7 भाई बहन के साथ अडानी अपने फादर के टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े थे, लेकिन उनका मन हमेशा कुछ अलग और बड़ा करने का था। गुजरात में उन दिनों बिजनेस का माहौल काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जाने के बजाय अडानी का लगाव ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा था। जब गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया तो सेकेंड ईयर में ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि डिग्री से ज्यादा जरूरी है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये उनका पहला बड़ा डिसीजन था जिसे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन अडानी अपनी सोच के पक्के थे। ये उनकी कहानी का वो मोड़ था जहां से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। कहते हैं ना, अगर सपने बड़े हो तो हर छोटी शुरुआत भी एक दिन महान बन जाती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद गौतम अडानी ने सोचा कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन अहमदाबाद में रहकर नहीं। इसलिए उन्होंने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए मुंबई जाने का सोचा। मुंबई, जो तब के इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्रॉमिसिंग सिटी थी, वहाँ उन्होंने डायमंड की ट्रेडिंग का काम शुरू किया। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन अडानी के अंदर वो जुनून था जो उन्हें आगे बढ़ने से कभी रोक नहीं सका। मुंबई में उन्होंने डायमंड ट्रेडिंग में अपनी एक्सीलेंस दिखाई और सिर्फ 20 साल की उम्र में एक सक्सेसफुल डायमंड ट्रेडर बन गए। लेकिन उन्हें पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, उनका असली मकसद तो कुछ और ही था। उन्होंने डायमंड ट्रेडिंग से जो सीखा वो था रिस्क टेकिंग, ग्लोबल बिजनेस की समझ और नेटवर्क बिल्डिंग। ये सब उनके आने वाले वेंचर्स के लिए बेसिक स्टोन साबित होने वाले थे। गौतम अडानी का डायमंड मर्चेंट फेस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था उनके सफर का। यहाँ उन्होंने सीखा कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज हमेशा प्रेजेंट रहती हैं, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। उन्होंने रियलाइज किया कि ट्रेड में अगर कोई एज मिलता है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। ये बात उन्होंने अपने फ्यूचर वेंचर्स में भी अप्लाई की। 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने उन्हें वापस अहमदाबाद बुलाया, जहां उन्हें अपने नए वेंचर के लिए गौतम की मदद चाहिए थी। मनसुख भाई ने एक प्लास्टिक फैक्ट्री खोली थी और गौतम अडानी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम दे दिया। ये काम अडानी के लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल रहा था, जहां उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सीखा।
1988 में गौतम अडानी ने अपनी ट्रेडिंग कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स का इनॉग्रेशन किया, जो आज अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। ये कंपनी इनिशियली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और पावर कमोडिटीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी। ये उनका पहला इंडिपेंडेंट वेंचर था और यहीं से अडानी ग्रुप की फाउंडेशन रखने का सिलसिला शुरू हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस ने धीरे धीरे अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना शुरू किया और हर नए सेक्टर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से शुरू हुई ये कंपनी आज इंडिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है। अडानी एंटरप्राइजेस के इनिशियल डेज काफी चैलेंजिंग थे, लेकिन गौतम अडानी ने हमेशा अपनी स्ट्रैटेजीज और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के बल पर अपने बिजनेस को ग्रो किया। जब बाकी लोग ट्रेडिशनल बिजनेसेस में फोकस कर रहे थे, अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की। ये सेक्टर्स उस टाइम पर नए और इमर्जिंग थे और अडानी ने इनमें अपनी पहचान बनाने का सोचा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से आगे बढ़ने के लिए उन्हें कुछ नए वेंचर शुरू करने पड़ेंगे। इसी विजन के साथ उन्होंने पोर्ट्स, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। उन्होंने मुंद्रा पोर्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जो आज एशिया के लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट्स में शुमार होता है। ये डिसीजन उस वक्त रिस्की था, लेकिन अडानी के नजरिए से ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जरूरी है। मुंद्रा पोर्ट का सक्सेस ये प्रूव करता है कि अडानी का विजन सही था। मुंद्रा पोर्ट ने न सिर्फ अडानी ग्रुप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया, बल्कि उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन भी दिलाई। अडानी एंटरप्राइजेस ने सिर्फ पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, बल्कि पावर, एग्री बिजनेस और माइनिंग में भी अपना प्रेजेंस बनाना शुरू किया। ये सबसे बड़ा डाइवर्सिफिकेशन स्टेप था जो अडानी ने लिया, एंड ये फर्स्ट टाइम था जब किसी इंडियन बिजनेस ग्रुप ने इतने सारे सेक्टर्स में अपनी प्रेजेंस बनाई थी। अडानी ने इस बात को समझा कि अगर किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो उसका डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अडानी एंटरप्राइजेस का ये एक्सपेंशन फेज उनके बिजनेस एम्पायर का वो मोड था जहां से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को मल्टी सेक्टोरल बना दिया। ये कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग फर्म नहीं रही, बल्कि एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट बन गई जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। 2020 में अडानी ग्रुप ने अपना एक्सपेंशन और ज्यादा ब्रॉडन करते हुए एयरपोर्ट्स और डेटा सेंटर्स जैसे सेक्टर में एंट्री की। ये उनके बिजनेस एम्पायर का एक नया फेज था, जहां उन्होंने एविएशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू की। अडानी ग्रुप ने 6 मेजर एयरपोर्ट्स का ऑपरेशनल कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जिसमें मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इंक्लूडेड है। अडानी का विजन था कि इंडिया के एविएशन सेक्टर को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पर लाया जाए, जहां से न सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल फैसिलिटेट हो, बल्कि ग्लोबल कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग हो। ये डिसीजन उनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और फ्यूचर डिमांड को एंटिसिपेट करने की एबिलिटी का साइन है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने डेटा सेंटर्स में भी अपने पांव जमाए। उन्होंने इंडिया के मेजर सिटीज में लार्ज स्केल डेटा सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिल रहा है। अडानी का ये मूव उस डिजिटल एज को एड्रेस करता है जहां डेटा और कनेक्टिविटी इकोनॉमी के बैकबोन बन चुके हैं। जितना बड़ा बिजनेस एम्पायर होता है, उतने ही बड़े चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। गौतम अडानी और उनके ग्रुप को भी कई बार ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा जहां उनकी क्रेडिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स पर सवाल उठाए गए। सबसे बड़ा झटका उन्हें 2023 में लगा, जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने उनके ऊपर एक डैमनिंग रिपोर्ट पब्लिश की। लेकिन गौतम अडानी ने इस सिचुएशन का सामना कैसे किया, कैसे उन्होंने लोगों को और मीडिया को जवाब दिया, और उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए अपने बिजनेस ऑपरेशंस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। इस कंट्रोवर्सी ने उनके बिजनेस एम्पायर को कैसे सेटबैक्स दिए, क्या आज भी अडानी ग्रुप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ग्रो कर रहा है, और क्या वो नए सेक्टर्स में अपने पांव जमा रहा है। तो चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जनवरी 2023 में एक जबरदस्त फाइनेंशियल स्टॉर्म आया जब हिंडनबर्ग रिसर्च, जो एक यूएस बेस्ड फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक डैमनिंग रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट का टाइटल था अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और इसमें अडानी ग्रुप पर काफी बड़े और सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। ये 106 पेज की रिपोर्ट ने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला दिया और इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर में से एक पर सवाल खड़े कर दिए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में काफी शॉकिंग क्लेम्स किए, जो कुछ मेजर एलिगेशंस में डिवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट,
अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन। हिंडनबर्ग ने अक्यूज किया कि अडानी ग्रुप पिछले कई डेकेड से ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल रहा है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि उन्होंने 2 साल लगाए अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने में, और उनका ये कंक्लूजन था कि अडानी की कंपनीज काफी ओवरवैल्यूड है। हिंडनबर्ग का ये भी क्लेम था कि अडानी ने ऑफशोर सेल कंपनीज के थ्रू अपने स्टॉक प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया, जो अडानी फैमिली के एसोसिएट्स के कंट्रोल में है। ये शेल कंपनीज जो मॉरिशस, सिप्रस और कैरिबियन जैसे टैक्स हेवंस में है, उनके थ्रू अडानी की पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में पैसा फनल किया गया। ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड स्टॉक प्राइसेस से अडानी ग्रुप अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंक्रीज करने में सफल हुआ, और उन्होंने ज्यादा डेट भी लिया जो उनके एम्पायर को एक्सपेंड करने में काम आया। सेकंड, डेट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के डेट स्ट्रक्चर पर भी सवाल उठाए। हिंडनबर्ग का ये कहना था कि अडानी ग्रुप की कंपनीज हेविली इंडेटेड हैं और उनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बेस नहीं है। ये क्लेम किया गया कि ग्रुप के एक्सपेंशन और ग्रोथ लार्जली अनसस्टेनेबल डेट पे डिपेंडेंट है। हिंडनबर्ग ने अडानी के फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को रिस्की और अनस्टेबल बताया, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हर्ट कर सकती थी। थर्ड, शेल कंपनीज और राउंड ट्रिपिंग। रिपोर्ट में ये भी एलिगेशन था कि अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल सिस्टम में राउंड ट्रिपिंग काफी होती है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक कंपनी अपने ही पैसों को डिफरेंट अकाउंट्स या ऑफशोर एंटिटीज के थ्रू वापस कंपनी में लाती है, ताकि ये लगे कि उनका रेवेन्यू ज्यादा है। इसे स्टॉक्स का प्राइस मैनिपुलेट करना आसान होता है, जो इन्वेस्टर्स को मिसलीड करता है। जब ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई, तभी से अडानी ग्रुप के शेयर्स में ड्रामेटिक गिरावट देखने को मिली। रिपोर्ट के आते ही अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का मार्केट वैल्यू एकदम से गिर गया और उनकी कंपनीज के इन्वेस्टर्स में पैनिक स्प्रेड हो गया। इसका इम्पैक्ट सिर्फ स्टॉक प्राइसेस तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल पोजीशन पर भी असर पड़ा। उनका नेटवर्थ सब्सटेंशियल अमाउंट से कम हो गया और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग गौतम अडानी की नेटवर्थ भी लगभग $50 बिलियन से कम हो गई थी, जो एक मैसिव फाइनेंशियल हिट था। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो पहले दुनिया के 3rd रिचेस्ट इंसान थे, वो डायरेक्टली वर्ल्ड्स रिचेस्ट लिस्ट में काफी नीचे चले गए। अडानी ग्रुप की कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज जैसे अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स को सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट फेस करना पड़ा। एग्जांपल के लिए अडानी एंटरप्राइजेस जो फ्लैगशिप कंपनी है, उसके स्टॉक्स एक ही ट्रेडिंग सेशन में 20% से ज्यादा गिर गए। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वीक हो गया और एक बात क्लियर हो गई कि ये क्राइसिस कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी नहीं थी, बल्कि एक मेजर फाइनेंशियल कोलैप्स की तरफ बढ़ रही थी। ये मोमेंट अडानी ग्रुप के लिए एक ऐसा जंक्चर था जहां से उनकी रेपुटेशन और मार्केट पोजीशन को सिवियर डैमेज पहुंच सकता था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इंटरनेशनल मीडिया और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ने भी अडानी ग्रुप पर नजर रखना शुरू कर दिया, जिससे उनका स्क्रूटनी में आना इनएविटेबल था। सिर्फ इंडिया के स्टॉक मार्केट ने ही नहीं, इवन ग्लोबल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस ने भी रिएक्ट किया। क्रेडिट सुइस, सिटी ग्रुप और डॉयचे बैंक जैसे बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अडानी के कंपनीज को लोन देने या उनके सिक्योरिटीज को एज कोलैटरल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये सिचुएशन और भी ज्यादा बढ़ गई जब नॉर्वेजियन सॉवरिन वेल्थ फंड जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने अडानी के स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो गया था और ये स्पेकुलेशन बढ़ गई कि अगर अडानी ग्रुप अपने फाइनेंसेस को स्टेबलाइज नहीं कर पाया तो ये इंटायर इंडियन मार्केट और इकोनॉमी पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि अडानी ग्रुप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर से भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इस रेगुलेटरी स्क्रूटनी ने भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को और ज्यादा डैमेज किया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक इन्वेस्टर स्पेकुलेशन का इशू नहीं रहा था, बल्कि एक रेगुलेटरी और लीगल चैलेंज बन गया था। इस वक्त तक अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल एम्पायर में एक सीरियस फाइनेंशियल स्टॉर्म चल रहा था और एक सवाल ये उठने लगा था कि क्या ये ग्रुप इस फाइनेंशियल और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से रिकवर कर पाएगा। गौतम अडानी और उनकी टीम ने इस क्राइसिस का सामना अपने यूजुअल काम और कंपोज्ड मैनर में किया। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को बेसलेस और मैलिशियस कहा। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ये रिपोर्ट उनके बिजनेस एम्पायर को डैमेज करने की एक स्ट्रैटेजी का पार्ट थी। गौतम अडानी ने इस रिपोर्ट के बाद अपने बिजनेस ऑपरेशंस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए स्टेप्स लिए। अडानी ग्रुप ने इंडिपेंडेंट ऑडिट्स और थर्ड पार्टी रिव्यूज इनिशिएट किए ताकि अपनी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को स्ट्रेंथन कर सके। उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए भी कई मेजर्स लिए, जिसमें बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इंक्लूड करना और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को और रोबस्ट करना शामिल था।
ये सिचुएशन गौतम अडानी के क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स का एग्जाम्पल थी। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे एक सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया जा सकता है और कैसे अपनी रेपुटेशन को प्रिजर्व किया जा सकता है। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखा और अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को क्लियर किया। अडानी ग्रुप ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करते हुए नए सेक्टर्स में एंट्री की और अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाया। ये क्राइसिस उनके बिजनेस एम्पायर को टेम्परेरी सेटबैक जरूर दे सकती थी, लेकिन गौतम अडानी के नजरिए से ये एक और चैलेंज था जिसे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और रेजिलियंस से ओवरकम किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का सफर और भी चैलेंजिंग हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर को ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी पर रखते हुए नए सेक्टर्स में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। आज भी डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सीज अडानी ग्रुप अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यू कर रहा है और नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा है। तो जैसा कि आप सबने देखा, गौतम अडानी की कहानी सिर्फ एक इंसान की सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर की कहानी है जो अपने विजन, स्ट्रैटेजी और रेजिलियंस के थ्रू दुनिया के टॉप बिजनेस मैग्नेट्स में से एक बनकर निकले। ये सफर गुजरात के एक छोटे शहर से शुरू हुआ और ग्लोबल लेवल तक जा पहुंचा। अडानी ग्रुप का विकास न सिर्फ एक बिजनेस की ग्रोथ का प्रूफ है, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। हर बड़े बिजनेस की तरह अडानी ग्रुप को भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन जो चीज गौतम अडानी को दूसरों से अलग बनाती है वो है हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी में बदलने की उनकी एबिलिटी। जहाँ कई बार उनका बिजनेस एम्पायर हिलता दिखा, वहाँ अडानी हर बार और स्ट्रॉन्ग होकर उभरे। हिंडनबर्ग जैसे रिपोर्ट्स ने उनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को अटैक किया और स्टॉक्स को नीचे गिरा दिया, लेकिन अडानी ने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को और ट्रांसपेरेंट बनाया, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को मजबूत किया और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस जीतने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट्स और फाइनेंशियल क्लैरिटी जैसे कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए। ये सब उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एग्जाम्पल है। अडानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि इंडिया के डेवलपमेंट में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एनर्जी और पोर्ट्स तक हर सेक्टर में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मुंद्रा पोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के की माइलस्टोन बन गए हैं, जो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक पावर को बूस्ट करते हैं। उन्होंने अपनी कंपनीज के थ्रू न सिर्फ प्रॉफिट्स कमाए, बल्कि इंडिया के सपने को आगे बढ़ाया। रिन्यूएबल एनर्जी में उनकी इन्वेस्टमेंट के चलते इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर्स में से एक बनने के रास्ते पर है। उनका विजन हमेशा से लॉन्ग टर्म रहा है और ये उनकी सक्सेस का सीक्रेट है। आज भी अडानी ग्रुप अपने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है, नए सेक्टर्स में अपने हाथ बढ़ा रहा है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नए माइलस्टोन सेट कर रहा है। जो चीज अडानी को यूनिक बनाती है वो है उनकी एबिलिटी टू अडैप्ट एंड इनोवेट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। आज अडानी ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बड़े सपने देखते हैं। गौतम अडानी ने दिखाया है कि डिटर्मिनेशन और क्लियर विजन के साथ किसी भी क्राइसिस को हैंडल किया जा सकता है। आज अडानी फिर से दुनिया के टॉप बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो उनकी कभी हार न मानने की सोच का प्रूफ है। हर क्राइसिस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझने की उनकी अप्रोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के साथ अडानी का बिजनेस आज भी ग्रो कर रहा है और उनका लॉन्ग टर्म विजन और फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच उनका एम्पायर मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। आने वाले टाइम में नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगे, लेकिन गौतम अडानी अपने विजन और डिटर्मिनेशन के साथ हमेशा उनका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। उनकी लीडरशिप स्टाइल और कमिटमेंट उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है और ये क्वालिटीज ही उन्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस आइकॉन बनाती है। थैंक यू।